स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम यहाँ पर कर रहे हैं एचएसएससी सीईटी मेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कुछ 9 से 10 क्लास है आपकी, जिसका लिंक जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बन जाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस के टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ईवीएस के कुछ टॉपिक्स आपके एचएसएससी टीजीटी के जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर रखे हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जो कि सीईटी के अंदर दिए हुए हैं, उनको हम अब आगामी जो 9 से 10 दिन में मैं इनको पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट करा दूँ। आज टॉपिक नंबर 1 करेंगे ईवीएस का, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। ईवीएस का बहुआयामी प्रकृति को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को मैंने सेपरेट लिया है, समझने की ज़रूरत है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो सके। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट आपके लिए मैंने दिया है। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा कंटेंट। आपको कुछ फीडबैक अगर देना है तो भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो, बिकॉज यहाँ पर आपकी मैराथन क्लासेस भी सीईटी एग्ज़ाम्स के लिए आपकी होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे ईवीएस होता क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता क्या है। आप सभी को पता है ईवीएस क्या होता है। भाई देखिए, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। हम अपने सराउंडिंग में आपका जो भी एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में है, उसका अध्ययन करते हैं ईवीएस के अंदर। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो वर्ड है एनवायरनमेंट, ये कहाँ से आया है। तो जो वर्ड एनवायरनमेंट है वो ड्राइव किया गया है, फ्रेंच वर्ड है एनवायरनमेंट, और इसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। मतलब आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास जो कुछ भी है, ठीक है। सराउंडिंग मतलब आप इसको परिवेश लगा सकते हो। आपके आसपास में जो कुछ भी चीज़ है, आप जहाँ पर भी रह रहे हैं, आपके आसपास में जो कुछ भी चीज़ है वो इसका मतलब हो जाता है। मतलब हम उसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। Consequently, the term environment refers to the everything around us। आपके चारों ओर जो कुछ भी चीज़ें हैं, फिर चाहे वो लिविंग है, फिर चाहे वो नॉन लिविंग है, सारी चीज़ किसका हिस्सा होती है, सारी चीज़ एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। फिर चाहे आपकी एयर हो, चाहे वाटर हो, ठीक है, चाहे सॉयल हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, लिविंग थिंग, पेड़ पौधे हो, सारी चीज़ आपकी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। और ईवीएस के अंदर हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं कि जो भी आप लोग जिस भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, आपका स्टडी करना, बेसिकली उसका अध्ययन करना ही आपका ईवीएस होता है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ और ईवीएस हेल्प्स पीपल टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट दैट सराउंड देम। जो कुछ भी पर्यावरण, जो परिवेश आपके सराउंड में है, आपके चारों ओर है, उसको हम एक्सप्लोर करने का काम करते हैं ईवीएस के अंदर। तो ये आपको थोड़ा समझना है। एवरीथिंग दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रमोट ह्यूमन सर्वाइवल। सिर्फ ह्यूमन सर्वाइवल ही नहीं, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, सभी का जो भी उसके एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं ईवीएस के अंदर। और साथ ही प्लांट, एनिमल एंड सोयल, वाटर एंड एयर और एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट आपको कौन सा होता है, आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। और आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा होता है, वो आपका ए बायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। ए बायोटिक, बायोटिक के अंदर कौन कौन आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं, और क्या चीज़ें, ह्यूमन आ जाते हैं। जबकि जब ए बायोटिक है उसके अंदर आपका एयर आ जाता है, वाटर आ जाता है, लाइट आ जाती है, सोयल आ जाता है, आपका एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी किसका हिस्सा होती है, बायोटिक और ए बायोटिक, यानी कि लिविंग। बायोटिक मतलब लिविंग चीज़ें और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो हम इन सभी चीज़ों को किस में स्टडी करते हैं, ईवीएस के अंदर स्टडी करते हैं। अब बात करेंगे जो बेसिकली है मल्टी डिसिप्लिनरी का मीनिंग क्या होता है, हम इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। तो ईवीएस का हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी अर्थ को समझे, इससे पहले हमें समझना है कि इस मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में बहुआयामी बोलते हैं, बहुविषयक आप इसको बोल सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं। हम आज इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और ईवीएस को इसके साथ क्यों लिंक किया गया है ये भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी को पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपके 2 शब्द आते हैं। एक आपका मल्टी डिसिप्लिनरी इटसेल्फ आता है, और एक इसमें से निकलता है डिसिप्लिनरी, ठीक है। एक निकलता है डिसिप्लिनरी और एक आपका कंप्लीट निकलता है मल्टी डिसिप्लिनरी। आपको सबसे पहले डिसिप्लिनरी को समझना है। डिसिप्लिनरी आप समझ जाएंगे, फिर आप मल्टी डिसिप्लिनरी भी आराम से समझ जाएंगे। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है मीन्स टू हैव अ डिसिप्लिन्ड स्टडी इन ए पार्टिकुलर फील्ड। इसका मतलब ये होता है जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब आपका कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर आपका सब्जेक्ट लगा सकते हो।
डिसिप्लिन का मतलब क्या लगा सकते हो? डिसिप्लिन का मतलब कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है, तो मैं इसको समझा देती हूँ। डिसिप्लिन का मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट लगा लो या फिर आप कोई भी टॉपिक लगा लो, कोई भी प्रोजेक्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, जो कुछ भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो। डिसिप्लिनरी का मतलब होता है जब आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप अपने उस सब्जेक्ट के अंदर ही सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, आप कहीं से भी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए नहीं पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप साइंस पढ़े तो आप साइंस के जो साइंस की चीज़ें हैं, जो साइंस के टर्म्स हैं, उसी के अंतर्गत ही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप एडिशनल चीज़ों की हेल्प नहीं लेते हैं डिसिप्लिनरी में, यानी कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी करते हैं। अनुशासनात्मक इसका हिंदी में मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में अनुशासित अध्ययन आप कर रहे हैं, मतलब आप लिमिटेड हैं, आप जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ की हेल्प नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे मान लो अगर आप साइंस का कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो आप इसी के ही सराउंडिंग में हैं, ठीक है, तो वो आपका डिसिप्लिनरी हो गया। मतलब सेपरेट आप कोई भी जब सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो वो आपका डिसिप्लिन हो जाता है। आप सेपरेट साइंस पढ़ते हो, सेपरेट आप मैथ्स पढ़ते हो, सेपरेट आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, सेपरेट आप सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आपका वो डिसिप्लिनरी हो जाता है। इसके विपरीत जब हम बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी की, तो इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब कि आप जब कोई भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके एक प्रॉपर एक बाउंड्री होती है। इस मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो इसकी प्रॉपर एक बाउंड्री होती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते वक्त आप अगर एडिशनल किसी अदर सब्जेक्ट की हेल्प ले रहे हैं, आप अगर उसको ऐड करते हुए अगर सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है। मतलब इसका मतलब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए अगर आप साइंस का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के लिए मान लीजिए अगर आप मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इंग्लिश की हेल्प ले रहे हैं या फिर आप अदर XYZ सब्जेक्ट की अगर आप हेल्प ले रहे हैं, फिजिक्स की ले रहे हैं, केमिस्ट्री की ले रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाता है, आपने बहुत सारे डिसिप्लिन्स को ऐड कर दिया है। तो इसका नेचर एडिटिव होता है। मतलब आपने सिर्फ एक डिसिप्लिन का मतलब होता है अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो आप सेपरेट चीज़ें पढ़ रहे हो और फिर आप अदर चीज़ों को ऐड नहीं करते। लेकिन जब आप मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करते हैं तो जब आप चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप अदर सब्जेक्ट को कंबाइन करते हुए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है कि आपका मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। और EVS के अंदर हम इस चीज़ को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि EVS जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम इसके अंदर बायो को भी पढ़ते हैं, हम लोग इवैल्यूएशन पढ़ते हैं ना, हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम पढ़ते हैं, है ना, सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम बायो भी ऐड करते हैं, फिजिक्स को भी ऐड करते हैं, एनर्जी वगैरह पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को भी हम ऐड करते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, CO2 को कितना होता है, गैसेस को पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, तो ये जाके केमिस्ट्री का भी कॉम्बिनेशन होता है। मैथ्स को भी हम लोग ऐड करके चलते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट का हम ऐड ऑन इसमें पढ़ते हैं, तब जाकर के हम सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए EVS को क्या नेचर दिया गया है, EVS को मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर यहाँ पर नाम दिया गया है। ये इसलिए आपके साथ डिस्कस किया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट डिफाइंस द मल्टी सेक्टरल एंड मल्टी डायमेंशनल स्टडी इन वेरियस फील्ड्स। विभिन्न क्षेत्रों में बहु क्षेत्रीय और बहुआयामी अध्ययन को परिभाषित करता है। मतलब आप बहुत सारे डायमेंशन होते हुए सारी चीज़ों को करते हैं, आप सेपरेट चीज़ों को नहीं करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल के तौर पर दिया गया है, व्हेन यू स्टडी वेरियस सब्जेक्ट सच एज साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो फिर ये क्या कहलाता है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफ स्टडी कहलाता है। अगर आप सेपरेट साइंस पढ़ते हो, अगर आप सेपरेट SST पढ़ते हो, अगर आप मैथमेटिक्स सेपरेट पढ़ते हो और अदर सब्जेक्ट की हेल्प नहीं लेते तो फिर वो डिसिप्लिन हो जाता है, डिसिप्लिनरी हो जाता है। लेकिन जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बहुत सारे सब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं, उसको ऐड ऑन करके पढ़ते हैं, उसको लिंक करते हुए पढ़ते हैं, तो फिर वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका नेचर था। अब हमने नेचर की बात करी है कि इसका मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है एनवायरमेंटल का, EVS का। तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हम ऐड ऑन करके पढ़ते हैं। तो ये घटक जो है, बहुत सारे कंपोनेंट जो है, इनको भी हम देखेंगे। अब EVS को जब हम पढ़ते हैं तो हम एंथ्रोपोलॉजी को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, बायोलॉजी को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करके पढ़ते हैं, बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं उनको भी पढ़ते हैं, गैसेस वगैरह को पढ़ते हैं ना, मैटर देखते हैं, कंप्यूटर साइंस को ऐड करते हैं, जियोलॉजी को ऐड करते हैं, इकोनॉमिक्स को भी ऐड करते हैं, फिजिक्स को भी ऐड करते हैं, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे ये जो सब्जेक्ट है ये मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, मतलब कैसा है, डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ा ध्यान में रखनी है, एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स। हम ह्यूमन ट्रेट्स को डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वेलबींग को, कम्युनिटीज़ को, समुदाय को, कल्चर को, संस्कृति को, और ह्यूमन के ग्रोथ और इवोल्यूशन को, ठीक है, ह्यूमन का वृद्धि कैसे हुआ है, उसका विकास कहाँ से हुआ है, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। और EVS को हम ऐसे कनेक्ट करते हुए पढ़ते हैं। EVS इज कनेक्टेड टू एंथ्रोपोलॉजी बिकॉज ये स्टडी करता है ह्यूमन एंड देयर एनवायरनमेंट को। हम सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं,
इसको नृविज्ञान बोलते हैं क्योंकि हम मानव लक्षणों को, जैविक को, मनोवैज्ञानिक कल्याण, समुदाय, संस्कृति, सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, इसलिए ये आपका इस चीज़ के साथ लिंक किया गया है। ईवीएस जो है यह पूरे स्थान और समय में मनुष्य और वातावरण का अध्ययन, मतलब पता लगाता है भाई ह्यूमन की ग्रोथ क्या, उसका इवोल्यूशन कैसे, क्या सारी चीज़ें हुई है और हम ये सारी चीज़ें ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए किससे लिंक करता है? एंथ्रोपोलॉजी से लिंक करता है। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। भाई बायोलॉजी में आप सभी को पता है हम क्या पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर, हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं और हम लोग ईवीएस के अंदर बिल्कुल बायोलॉजी इंक्लूड करते हैं बिकॉज हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं, है ना, कार्निवोरस जितने भी चेन होती हैं उन सभी को पढ़ते हैं, इकोसिस्टम को पढ़ते हैं। तो ये सभी किसके थ्रू पढ़ते हैं? हम बायोलॉजी का हिस्सा होती है सारी चीज़ें। सो हम ईवीएस को बायोलॉजी के साथ लिंक करते हुए ज़रूर पढ़ते हैं। ईवीएस लिंक टू बायोलॉजी सिंस इट कंसर्न लिविंग बींग्स नेचुरल हैबिट। हम सभी ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट को डिस्कस करते हैं, जहाँ पर उनका आवास होता है, कहाँ पर वो रहते हैं, ये सब सारी चीज़ें हम लोग ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए बायोलॉजी से भी लिंक करता है, जीव विज्ञान से। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो हम बहुत सारे केमिकल्स को डिस्कस करते हैं, जैसे हमने ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा। भाई ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ? बहुत सारी गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? केमिस्ट्री ही है आपका। जब हम एसिड रेन पढ़ते हैं, एसिड रेन को पढ़ते हैं, तो हम सारी चीज़ें केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है ईवीएस के नेचुरल फिनोमिना को समझने के लिए, हम लोग रसायन विज्ञान को भी इसके अंदर ऐड करके चलते हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है ईवीएस के साथ? एज द वर्ल्ड एडवांस्ड कंप्यूटर बिकेम एसेंशियल, ईपीए यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूज कंप्यूटर टू ट्रैक कॉन्टामिनेंट्स इन सॉइल एंड वाटर। जब हम पॉल्यूशन पढ़ते हैं तो उस पॉल्यूशन, जब सॉइल का पॉल्यूशन हो, वाटर का पॉल्यूशन हो, एयर का पॉल्यूशन हो, तो हम बेसिकली किसकी हेल्प लेते हैं? हम कंप्यूटर्स की हेल्प लेते हैं, ताकि हम ट्रैक कर सकें कि कितना प्रदूषक है। सारी चीज़ें हम ऐसे ही थोड़े ना पता लगा सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन। हम इस चीज़ के लिए डाटा इकट्ठा करते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इस कंप्यूटर साइंस का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोला गया। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हेल्प लेते हुए सारी चीज़ों को करते हैं। जियोलॉजी का मतलब होता है भूविज्ञान। जब हम अर्थक्वेक पढ़ते हैं, जब हमने अर्थक्वेक पढ़ा था, तो अर्थक्वेक पढ़ते वक्त हमने बहुत सारी जो अर्थ के जो इनसाइड जो लेयर है, जो 3 लेयर है, जिसमें क्रस्ट आ जाती है, कोर आ जाती है, ठीक है, मेंटल आ जाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वो किसका हिस्सा है? वो आपके जियोलॉजी का हिस्सा ही तो होती है। तो अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सब्सटेंस को पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री प्रोसेस को पढ़ते हैं, और प्लेनेट को भी डिस्कस करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्कस करते हैं। तो हम भूविज्ञान को भी इसके साथ ऐड ऑन करते हुए ज़रूर पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक स्टडीज़ द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, ये हम ईवीएस के अंदर पढ़ते हैं ना, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं, और आपके जितने भी ये रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो उसके प्रोडक्शन की बात हो, चाहे फिर उसके कंजम्पशन की बात हो, फिर चाहे उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? आपके इकोनॉमिक्स का हिस्सा होती है। वेरियस इकोनॉमिक्स टेक्निक्स यहाँ पर डिवाइस की गई है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, पोल्यूशन से, ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से। तो ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। हम लोग इकोनॉमिक्स बेस के अंदर ऐड करते हुए चलते हैं। अर्थशास्त्र को हिंदी में भी सारी चीज़ें दी हुई है, पॉज करके ज़रूर देखें अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। फिजिक्स की बात करते हैं तो हम लोग एनर्जी को डिस्कस करते हैं, मैटर को करते हैं, इनके इंट्रैक्शन स्पेस एंड टाइम के साथ। तो फिजिक्स का भी ज़रूरत होती है। हम एनवायरनमेंट को जब पढ़ते हैं तो हम फिजिक्स भी कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड करते हुए चलते हैं, जो कि भौतिकी होता है। फिर बात आती है सोशोलॉजी की। सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, चेंजेस, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इट ऑल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है आपके एनवायरनमेंट के साथ, उसका क्या संबंध है, ये भी हम समाज शास्त्र से अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। तो ईवीएस आप अकेले सेपरेट नहीं पढ़ सकते हो, आपको बहुत सारे डिसिप्लिन जो है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर जो है ऐड ऑन करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाते हैं। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया था, हम डाटा एकत्र करते हैं। हम जब देखते हैं पॉल्यूशन कितना हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीज़, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें डाटा वगैरह चाहिए होता है, और उस डाटा को हम गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करने का काम किया जाता है, उसको विश्लेषण करने का काम किया जाता है। फिर एनालाइज करते, इंटरप्रेट किया जाता है कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, और सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? आपके डाटा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ईवीएस के अंदर हम क्या करते हैं? हम स्टैटिस्टिक्स को भी कहीं ना कहीं ऐड करते हैं। सो ये आज की वीडियो में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो पेड पीडीएफ आपको अवेल हो जाएंगी। पेड पीडीएफ काफ़ी स्टूडेंट्स ने ले ली है। 74190555
279 पर आप व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको पेड PDF यहाँ पर अवेल हो जाएगी 4 सब्जेक्ट की, जिसके अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, GK आ जाता है, रोड सेफ्टी आ जाता है और आपका EVS आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो सभी के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।